स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। इस वक्त मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने यह सर्वे किया है। चुनाव सामने खड़ा है, 17 तारीख को वोट पड़ना है, अगली 3 तारीख को चुनाव का नतीजा आ जाएगा। और मध्य प्रदेश का चुनाव तो बहुत दिलचस्प है। शिवराज सिंह 17 साल के मुख्यमंत्री, 2003 से भाजपा की सरकार लगातार चल रही थी। 2018 में आपने देखा कमलनाथ कांग्रेस पार्टी, उन्होंने उसमें एक ब्रेक लगाया, लेकिन जो ब्रेक लगाया था, सरकार बनी थी, वो सरकार खुद ही अगले 15 महीने में जो है टूट गई और फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। इस बार क्या होगा ये देखना है। 18 रिपीट होगा या कांग्रेस 18 से भी बेहतर कर सकती है, या भारतीय जनता पार्टी से जो भी चूक 2018 में हुई थी वो सबको ओवरकम करके वो इस बार और बेहतर प्रदर्शन दे सकती है, फिर सरकार बना सकती है। ये सब कुछ आपको इस सर्वे के अंत में पता चल जाएगा। लोग हमसे कहते हैं आप सस्पेंस बड़ा बनाते हैं, तो जीवन में थोड़ा बहुत सस्पेंस तो होना चाहिए ना। जी सर। ठीक है, तो अभी तक हमने देखिए 74 सीटें जो है वो आपके सामने रख दी हैं। 37 भाजपा, 35 कांग्रेस पार्टी। अब मैं आपके सामने बघेलखंड की जो है 51 सीटों का सर्वे क्या कह रहा है, क्या हालत बता रहा है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हमारे ऑडियंस के बीच में से थे। कौन कौन सवाल पूछना चाहते हैं बताइए जी। अच्छा ठीक है, लीजिए आप पूछिए सबसे पहले। मेरा सवाल हर्षवर्धन जी से है। सर, आप बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके खातों में पैसे डाल रहे हैं, आप भी और कांग्रेस पार्टी भी। तो मेरा प्रश्न ये है कि उनको रोजगार और शिक्षा दे इसकी जगह, और उसके बाद उनको सशक्त बनाए कि वो खुद कमा सके। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बेसिक यही होता है, और मैं भी आपने जो कहा उससे पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन कई बार सरकारें और राजनीतिक दल वो कोशिश करते हैं कि कौन सा आसानी से हो जाने वाला काम है, अब तुरंत वो सशक्त बनाएंगे, उसमें टाइम लगेगा, वो इंपैक्ट भी देर में होगा। लेकिन आपके खाते में जैसे ही 1000 रुपए आ गया, 500 रुपए आ गया, 2000 रुपए हो, तो जल्दी असर करता है। मेरा भी ये मानना है कि देश की हर सरकार को एम्पावरमेंट, जो रियल एम्पावरमेंट है, वो करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं, जैसे कई बार मैंने कहा ना कि जो मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करता हूं या एजुकेशन की बात करता हूं, वो हर सरकार कर रही है, लेकिन उसमें चूंकि टाइम लगता है, चुनाव फिर सर पर आ जाता है, तो वो सोचते हैं ये वाला काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये 2 मिनट वाला वाला काम है। देखिए, जो हर पार्टी करती है, सरकार में है तो सरकार ने पैसा डालना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी जो है हम आएंगे तो हम डालेंगे। इससे जुड़ा कोई एक और प्रश्न पूछना चाह रहा था, फ्री बीज पर कोई कुछ कह रहा था, बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम संजना है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी एमपी में अगर नेक्स्ट सरकार जो भी बनाता है, फ्री की रेवड़ी देने से अच्छा एजुकेशन या हेल्थ पे खर्च करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें लोगों की ज़्यादा भलाई है। राहुल जी, देखिए, इसमें दिक्कत यही है कि जहाँ जहाँ पर एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पार्टीज़ का हुआ है, ख़ासतौर से मैं कहूँगा जो दक्षिण भारत है, वहाँ पे बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उन्होंने इसी तरह के फ्रीबीज़ बांटे हैं, और उन्हीं की देखा देखी अब जो उत्तर भारत है उसमें भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप कांग्रेस का अपना घोषणा पत्र मध्य प्रदेश का देखेंगे तो उसमें फ्रीबीज ही है कि हम जो है गैस इतनी सस्ती कर देंगे, हम 100 यूनिट बिजली पे पैसा नहीं लेंगे, हम अब जैसे कि बीजेपी का एक स्कीम है कि वो पैसा देती है महिलाओं को शादी के लिए, तो वहाँ के उन्होंने भी रखा है कि हम इतना पैसा शादी के लिए देंगे। तो उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है लोगों के को फ्रीबीज देने का, उसी से फ़ायदा हुआ है। अगर हम आपकी भी बात करें, जिस तरह से दिल्ली में उसने फ्रीबीज दिया, उसको जीत हासिल हुई लगातार 2 बार, तो ये एक्सपीरियंस लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया है। अगर ऐसा ना हो तो पॉलिटिकल पार्टीज भी दूसरे मुद्दों पर बात करें जिसमें विकास है, बाकी सब चीजें। भाई, लोगों ने चाहा कि आपने फ्री दिया तो हमने आपको वोट दिया, इसीलिए और पॉलिटिकल पार्टियां इसको कर रही। इससे जुड़ा एक सवाल इस सर्वे में हमने पूछा था कि आपको किसकी गारंटी पर भरोसा है। वो सवाल का नतीजा क्या था, एक बार जरा हम बता देते हैं आपको। सीधा सवाल, जो गारंटी दे रही है, कांग्रेस पार्टी भी गारंटी देती है, अब भारतीय जनता पार्टी भी गारंटी देती है, तो आखिर मध्य प्रदेश की जनता किसकी गारंटी पर भरोसा कर रही है? ये देखिए, उस सवाल का आपके सामने रिजल्ट है। 44% लोग कहते हैं हमें बीजेपी के वादे पर भरोसा है, 42% लोग कहते हैं हमें कांग्रेस पार्टी के वादे पर भरोसा है। बहुत गैप नहीं छोड़ा है इसमें भावेश जी ने। भावेश, मेरे ख्याल से इसमें पॉलिटिकल लाइन पे ज़्यादातर लोग इस सवाल को लेते हैं किसके। पर जहाँ तक फ्रीबीज की बात है, अभी हमने जैसे कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने जो फ्रीबीज अभी चुनावी साल में जो ऑलरेडी उसने बांट दिया है, तो लोग देख रहे हैं ना कि उन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है। कांग्रेस की 20 महीने की सरकार थी 2018 से 19 के आसपास तक, आपने 20 तक, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो उन्होंने घोषणा 2018 में की थी वो वादे पूरे नहीं हुए, और उसी को बीजेपी वहाँ पे टारगेट भी कर रही है कि जब आप ऑलरेडी 2018 में भी इन्हीं तरह के वादे करके आए थे तो उन 20 महीने में आपने क्यों नहीं किया। तो शायद ये एक चीज़ है जो वहाँ की जनता भी समझती है कि 20 महीने में आपने वो सारी चीज़ें नहीं की, तो अभी फिर से वही मुद्दे क्यों लेके आ रहे हो। तो 2 बातें, एक तो शिवराज सिंह चौहान ने ऑलरेडी लोगों को बेनिफिट्स देने शुरू कर दिए हैं,
डायरेक्ट खाते में पैसे, जैसे वो एक चीज है। और कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार का एक्सपीरियंस लोगों का बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए ये दोनों चीजों को लोग ये दोनों बातें दिमाग में रख रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद अगले क्षेत्र में बढ़ूंगा। ले लीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम मुस्कान है। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी बिहार में रिसेंटली जनगणना हुई थी, तो उससे मध्य प्रदेश के इलेक्शन में बीजेपी को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? कास्ट सेंसस से सर, कास्ट सेंसस कुछ मुद्दा बन रहा है क्या? ये इंटरेस्टिंगली ये सवाल भी सर्वे में पूछा गया, मेरे पास उसका जवाब है, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार प्रोफेसर साहब जो हैं वो इसका उत्तर दे दें। सर, एमपी क्या जाति पर चलने वाला राज्य है? मुझे नहीं लगता है कि जो जातीय जनगणना के आंकड़े बिहार सरकार ने अभी रिलीज किए, उसका असर बिहार पे तो हो सकता है, यूपी के चुनाव पे भी हो सकता है, जब चुनाव होंगे तब। मध्य प्रदेश के चुनाव पे मुझे इसका असर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। कास्ट सेंसस का क्या मध्य प्रदेश के चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? क्या ये लोगों के मन में कोई मुद्दा है? देखिए, ये सवाल पूछा गया हमारे सर्वे में, इसका जवाब आपके सामने आने जा रहा है स्क्रीन पर। जातिगत जनगणना राहुल गांधी का इस वक्त पेट प्रोजेक्ट है। 65% लोगों ने ये कहा है हाँ, ये मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये सवाल ओबीसी समुदाय के रिस्पोंडेंट्स के लिए ही था, उनके बीच में ही ये सवाल पूछा गया था। तो ओबीसी समुदाय में 65% लोग मानते हैं कि हाँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय के बीच में से निकली आवाज है। 21% ओबीसी समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, जातिगत जनगणना कोई हमारे लिए विशेष मुद्दा नहीं है, और 14% ने इस पर अपनी राय नहीं रखी। चले, अब मैं आपके सामने 51 और सीटें रखने जा रहा हूं सर्वे में। बघेलखंड की 51 सीटें। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर पिछली बार किया था, और आपको बता दें, ये इन दोनों रीजन्स को अगर आप बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों को मिला दें तो लोकसभा की 8 और विधानसभा की 51 सीटें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। बुंदेलखंड मतलब सागर, दमोह, टीकमगढ़ और खजुराहो की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, और शहडोल, सतना, रीवा और सीधी, इनको भी हम इसी रीजन में लेकर के बात करेंगे। जो नेता, जो दल 51 सीटों वाले इस रीजन को जीतेंगे, निश्चित तौर पर उस पार्टी को मध्य प्रदेश के चुनाव में एज मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मौजूदा स्पीकर गिरीश गौतम इसी क्षेत्र से आते हैं। शिवराज सरकार के मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, वो यहां से हैं, उनका इलाका यही है। कांग्रेस के अजय सिंह और कमलेश्वर पटेल, ये बघेलखंड के नेता हैं। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वीडी शर्मा, वो खजुराहो से जीत करके आते हैं। तो यहां पर भी बड़े सीनियर लीडर्स दोनों ही पार्टियों के पास हैं। डेटा आपकी स्क्रीन पर, 51 सीटें बघेलखंड और बुंदेलखंड की। ये देखिए, यहां भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई हमें दिखाई देती है, यानी इन 51 में से 31 बीजेपी जीत सकती है। और ये पिछली बार के मुकाबले बीजेपी के लिए नुकसान है, 4 सीटों का नुकसान है। यहां पर बीजेपी ने 2018 में इन 51 सीटों में और बेहतर किया था। 4 सीटें बीजेपी लूज कर सकती है 2018 की तुलना में बघेलखंड बुंदेलखंड में। कांग्रेस पार्टी को सीधे 5 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 पर कांग्रेस पार्टी की टैली इस रीजन में जाकर रुक सकती है, अन्य को 1, ये भी 1 का नुकसान है। पहले 2 थे, इस बार 1 हो सकते हैं। तो बड़ा साफ है, बघेलखंड बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुनाफे वाला क्षेत्र रहा है, पहले भी आज भी है। लेकिन बीजेपी यहां अपना एज जो है वो 2018 की तुलना में लूज करती दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां पर थोड़ी पिछड़ रही है 2018 के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी वो काफी आगे दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी से। 31 भाजपा, 19 कांग्रेस, 1 अन्य और बघेलखंड की कुल 51 सीटों का सर्वे ये था। अब जरा टॉप टैली पर नजर डालिए। 125 सीटें, 230 में से 125 सीटें, आधे से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश की, उसका सर्वे हमने आपके सामने रखा है। 68 पर भारतीय जनता पार्टी, 54 पर कांग्रेस पार्टी। तो यहां गैप जो है, बीजेपी जो है थोड़ी बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है, गैप को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से। 2018 का ओवरऑल जो चुनाव का नतीजा आया था उसको आप जरा याद कीजिएगा। 109 और 114, 109 भाजपा था, 114 कांग्रेस पार्टी था। अभी 68 पर आपको दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और 54 पर कांग्रेस पार्टी वो खड़ी हुई इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। बघेलखंड बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे, लेकिन 2018 की तुलना में नुकसान। हर्षवर्धन जी। नहीं, एक तो सबसे पहले ये कि भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पिछड़ रही है तो इसका मतलब जो अंतर विरोध पार्टी के थे वो अभी उसको सुलझा नहीं पाई है। जब भावेश जी गए होंगे, अब जैसे आपको ध्यान में होगा कि सीधी की जो सांसद हैं उनको विधायक का चुनाव दे दिया गया है, जिनको हटाया गया है वो ताल ठोंक रहे हैं कि हम तो मैदान में आने वाले हैं। उनका वो ऑडियो भी एक वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि हम तय कर लेंगे, हमारे समर्थक सब कर रहे हैं।
ये जो पूरा इलाका है, अगर आप ध्यान से देखें, ये भी पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है। इसका एक इलाका सिंगरौली यानी ऊर्जा धानी, उस तरह से भी देख सकते हैं। सतना पन्ना वाला इलाका है। खजुराहो आप सब जानते हैं, वो तो भारत का प्रसिद्ध स्थान है। ओवरऑल अगर कहें तो इस इलाके की कनेक्टिविटी, इस इलाके की जो कल्चरल डोमिनेंस है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहाँ के वोटिंग पैटर्न और पूरे प्रदेश के वोटिंग पैटर्न में जो सबसे बड़ा अंतर है कि ये पन्ना, रीवा, महाराजाओं वाले राज भी हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्वालियर चंबल है, यहाँ के भी राजाओं का एक प्रभाव रहा है। अब वो प्रभाव उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर, उसके अलावा जो कनेक्टिविटी, ये यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अब पन्ना की हीरा खदान उतना बहुत नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी वहाँ का जो टाइगर सफारी है और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, ये बहुत असर डालती हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है उसका टेस्ट भी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटी हुई सीमा है यहाँ, तो उसका भी असर देखने को मिलेगा। काम का भी टेस्ट है बीजेपी के लिए, और आपने कहा पार्टी के अंतर विरोधों का भी। निश्चित तौर पर। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे थे इसमें? देखिए, इसमें बात यह है कि ये गढ़ रहा है बीजेपी का। बिल्कुल, बहुत अच्छा संगठन है वहाँ पे बीजेपी का, और ज़्यादातर पिछले चुनावों को भी देखेंगे तो अच्छी खासी सीटें बीजेपी ने यहाँ से जीती थी। लेकिन इसमें 2-3 फैक्टर और इस रीजन में आते हैं। वो ये है कि एक तो बीएसपी ने अपना बहुत प्रभाव बढ़ाया है इस रीजन में। 2 सीटें बीएसपी ने पिछले चुनावों में जीती, 4 सीटों पे वो दूसरे नंबर पर रही थी, 11 सीटों में तीसरे नंबर पर रही थी। उसके साथ साथ गोंडवाना जो गणतंत्र पार्टी है, उसके साथ उसका जो है इस वक्त गठबंधन है, और 8 सीटों पर इस पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। ये देखना पड़ेगा कि इस रीजन में इस बार क्या होता है, क्योंकि अगर ये प्रभाव, जैसा मैंने कहा कि बीएसपी इस रीजन में प्रभाव अपना काफी बढ़ा चुकी है, अगर वो फैक्टर रहता है तो बीजेपी को दिक्कतें होंगी। बीजेपी को दिक्कत होगी। बसपा अच्छा करेगी तो बीजेपी को दिक्कत होगी, आप कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। मेरे पास इंटरेस्टिंगली बसपा का तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है, और मुद्दा हम नहीं बना रहे, अखिलेश यादव ने बनाया। यहां पर एक सीट है बिजावर की सीट। समाजवादी पार्टी ने इसी बघेलखंड की बिजावर की ये सीट निकाली थी 2018 में। जाहिर है कि अखिलेश यादव चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा अलायंस हो जाए, और ये सीट भी वो चाहते थे, और कुछ एक सीट पर वो नंबर 2 थे, वो चाहते थे वो सीट भी हमको मिल जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लगातार टाला, और अंत में वहां सपा का और कांग्रेस पार्टी का अलायंस नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग नहीं की समाजवादी पार्टी के साथ। अब अखिलेश यादव इससे बहुत नाराज हैं। वो नाराज इस हद तक हैं कि वो कह रहे हैं कि हमको एक रात बैठाकर हमारा समय खराब किया कांग्रेस पार्टी ने, और अगर यही हाल है तो फिर 2024 के लोकसभा का जो अलायंस हो रहा है उस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। हमें पता होता तो हम इंडिया अलायंस की बैठक में भी नहीं जाते। सुनिए अखिलेश यादव कितने नाराज हैं। इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री जो रहे वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई, और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने, और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे, और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, तो और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ शोले भड़कने शुरू हो चुके हैं। देखिए इंडिया अलायंस के, वो आपको दिखाई दे रहा है। उन्होंने साफ कह दिया, अच्छा मध्य प्रदेश में आपकी बारी, आप कर लीजिए, यूपी आप भी आएंगे तब हम आपको बताएंगे। एक रिएक्शन हर्षवर्धन जी का। फिर ये छोटी पार्टियां जब लड़ती हैं ऐसे राज्यों में जहां बड़े प्लेयर हो, तो उसका क्या असर होता है, प्रोफेसर साहब समझेंगे। एक तो ये कि चुनाव ये जीत नहीं पाएंगे, ये तय है, लेकिन 5 ऐसी सीटें हैं जहां अगर समाजवादी पार्टी ने
ठीक से अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न लगा दिया और कम अंतर की हार जीत हो गई। जैसे पिछले चुनाव में हमने देखा था ना कि 109 114 रह गए, कई सीटें 2000 मतों से कम अंतर से हार जीत हुई थी। वो वाली स्थिति बनी तो वो गठजोड़ के लिए बड़ा नुकसान करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब अखिलेश यादव इस तरह की बात करते हैं तो अभी ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, तो हर कोई आज अपने ड्राइंग रूम में बैठेगा, अपने नेताओं के साथ बैठेगा और वो कहेगा कि भैया ये बताओ, हमारा वाला जब मजबूत टाइम आ गया तब कांग्रेस कहेगी कि हमको दे दो, तब तो गठजोड़ चाहिए। जब कांग्रेस का मजबूत समय है तो वो किसी को कुछ देने वाले नहीं है। ओवरऑल मैं कहूं तो ये गठजोड़ के लिए खतरनाक संकेत हैं और सेंटिमेंट गड़बड़ हुआ तो मध्य प्रदेश में उसका नुकसान ज्यादा हो सकता है। जी संजय जी, छोटी पार्टियां जो होती हैं ये अपना जो भी वोट निकालती हैं, जैसे अब बात की हर्षवर्धन जी ने, हार जीत के अंतर से अगर आप ज्यादा वोट ले पा रहे हैं तो आप हार जीत तय कर रहे हैं एक लिहाज से, लेकिन अलायंस से सीधे इनकार कर देना और सपा का वहां पर कुछ तो बेस है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए लिहाज से इसको आप कैसे देखते हैं रणनीति के तौर पर? देखिए, इस बात का बार बार जिक्र हो रहा है, या कहें कि कभी जिक्र होता है कभी नहीं होता है कि इंडिया गठबंधन किस चुनाव के लिए बन रहा है। कभी कंफ्यूजन ये होता है कि नहीं, ये सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए है, विधानसभा में इसका कोई मतलब नहीं है, या यूं कहें कि विधानसभा में ये गठबंधन नहीं है। तो अगर आप इस तरह के स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो आम वोटर कंफ्यूज होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप विधानसभा के चुनाव अभी हो रहे हैं, अगले महीने हो रहे हैं, आप सब आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें, लेकिन उसके 4 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो सब आप कॉर्डियल रिलेशन सबके साथ हो जाएंगे, सब मिलजुल के बैठ जाएंगे और एक तरह से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। भारी नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है परसेप्शन, क्योंकि चुनाव में आजकल परसेप्शन का बहुत महत्व है। मुझे ऐसा लगता है कि परसेप्शन पे चुनाव लड़ा जाता है। परसेप्शन ये बन रहा है इंडिया गठबंधन कुछ भी कर ले, ये आपस में लड़ते रहेंगे, सीटों का बंटवारा नहीं होगा, और सीटों का बंटवारा नहीं होगा तो इनका नुकसान होगा। जी, कितने भी मंच पे एक साथ आ जाएं, फोटो खिंचवा लें, लेकिन इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ये जो कुछ भी हमें पिछले 1-2 दिन में देखने को मिला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, वो इस बात की पुष्टि करता है। जी ठीक, बड़ी बात कही संजय जी ने। कुछ सवाल और पूछे जो हमने, वो भी आपको बता दें। जैसे हर इलेक्शन में आप देखते हैं कि पार्टियां ये निर्णय करती हैं कि हमने कितने सिटिंग एमएलएस को दोबारा टिकट देना है, कितने एमएलएस का टिकट हमको काटना है। तो एमएलए के काम से कितनी संतुष्ट या नाराज है जनता, ये बड़ा मैटर करता है। तो सीधे एमएलए के काम पर सवाल था। 37% लोगों ने हमें जवाब दिया कि हम पूरी तरह संतुष्ट हैं अपने विधायक से, थोड़ा संतुष्ट हैं ये 15% लोगों ने कहा, थोड़े असंतुष्ट हैं ये 15% लोगों ने कहा, पूरे असंतुष्ट हैं ये 32% लोगों ने कहा। बिल्कुल बराबरी वाला मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो संतुष्ट हैं वाला आंकड़ा जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा। मुझे लगता है कि ये बिरले राज्यों में से होगा मध्य प्रदेश, जहाँ पर ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम अपने एमएलए के काम से खुश हैं। ठीक है, आप देखेंगे लगभग 17-18 साल से जो इनकी सरकार है, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो एमएलएज होते हैं वो लगभग 25 से 30% चुनाव ही वो हार 25-30% एमएलए ही चुनाव वहाँ हारते हैं। दूसरे राज्यों में जहाँ जाए, जहाँ पे प्रो गवर्नमेंट यदि जो रहती हैं, उनके लगभग 50 से 60% का आंकड़ा होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसीलिए शायद एक फैक्टर है कि बार बार चुनाव गवर्नमेंट रिपीट हो रही। उससे पहले में ही आपने जो अभी जो छोटी छोटी पार्टियों पे कहा, उस पर मैं एक अपना कमेंट को देखिए। मध्य प्रदेश को आप इस बार अभी तक 3 रीजन हमने दिखाया, उसको ठीक से एनालाइज कीजिए तो पाएंगे मध्य प्रदेश वैसे भी बाईपोलर स्टेट है, लेकिन इस बार और एक्सट्रीमली बाईपोलर होने जा रहा है। इसमें जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, उनके वजह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ रीजन में फ़ायदा हो रहा है, वो एक फैक्टर है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने लिए एक और कॉम्पिटिटर खड़ा करेगी इन लोगों को तवज्जो देके कि उनको सीट दे दे और फिर वो आगे जाके बार्गेन के उनके लिए एक मुसीबत खड़ा करे। मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा समाजवादी पार्टी हो, बसपा, जितनी ज़्यादा वहाँ पे डिक्लाइन होगी, कांग्रेस को वहाँ पे फ़ायदा है। और ये जो बघेलखंड रीजन हमने दिखाया, शायद इसी वजह से एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने के बावजूद भी बीजेपी पिछली बार भी अच्छा परफॉर्म की थी, इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तब भी बीजेपी की सीटें घट रही है। शायद वो एक बड़ी फैक्टर है कि जो छोटी पार्टियों का जो वोट लगातार डिक्लाइन हो रहा है और वो कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस की सीटें आप यहाँ देखें कि लगातार बढ़ रही है।
अब देखिए, किसी भी राज्य का या देश का दिल किसे हम कहते हैं? राजधानी को। तो अब हम भोपाल के दिल, मध्य प्रदेश के दिल भोपाल की बात आपके सामने करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं 24 सीटें भोपाल की और चंबल की 34 सीटें, बहुत इंपॉर्टेंट 58 सीटें आपके सामने अगले कुछ मिनटों में मैं रखने जा रहा हूं। चंबल क्यों महत्वपूर्ण है? ज्योतिरादित्य सिंधिया यहीं से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर वो यहीं से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा गृहमंत्री वो यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। भोपाल क्यों इंपॉर्टेंट है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वो यहां से चुनाव लड़ते हैं। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, उनके एक और रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं। तो भोपाल हो या चंबल ग्वालियर, ये बहुत महत्वपूर्ण संभाग है, इनकी हम बात करेंगे। मैं आपके सामने डेटा रखने जा रहा हूं। देखिए, अभी तक 125 सीटों पर 68 बीजेपी आगे, 54 कांग्रेस पार्टी आगे। जल्दी से मुझे बताइए, क्या लगता है आपको चुनाव अंत में कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है? बीजेपी वाले कितने? लग रहा है बीजेपी निकली। कांग्रेस वाले कितने? कांग्रेस, जरा आवाज देके भी बताइए। कोई नहीं, अभी आवाज ही नहीं आ रही कांग्रेस पार्टी के लिए। अब देखते हैं, देखिए इनके सर्वे में क्या है। ये अभी सर्वे हमने इनको नहीं मालूम है सर्वे क्या है, हमने इनके साथ सर्वे शेयर नहीं किया है, ये बड़ा मैं क्लियर कर दूं। भोपाल की 24 सीटें देखिए आपकी स्क्रीन पर। भोपाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव माना जाता है। 16 सीटें यहां भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, और ये पिछली बार की तुलना से एक सीट ज्यादा है। पिछली बार 15 सीटें जीती थी, इस बार 16 जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटें निकाल सकती है भोपाल रीजन में, और ये एक सीट का नुकसान होगा, और कोई प्लेयर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। 16 भाजपा, कांग्रेस 8। मैंने आपको पहले ही बताया कि भोपाल क्यों इंपॉर्टेंट है। शिवराज सिंह चौहान बुद्धि से चुनाव लड़ते हैं, वो भोपाल क्षेत्र के अंदर आता है। दिग्विजय सिंह के बेटे, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, बेटे जयवर्धन सिंह, सब इसी एरिया से जो है वो चुनाव लड़ते हैं, तो इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। तो हम शिवराज सिंह चौहान की बात भी यहीं पर करेंगे। राहुल जी से शुरुआत, ये बीजेपी अपना ये किला ना तो दे रही है जरा भी कोई 1 इंच, बल्कि और बढ़ोतरी कर रही है इसमें। देखिए, साफ है कि बीजेपी को यहाँ हमेशा फ़ायदा होता रहा है, और बीजेपी के भी अच्छे खासे नेता, बड़े नेता यहाँ से हैं। तो इस कारण ये जो ऐसा रीजन है, इसमें मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ अगर हम चंबल की बात करें या फिर ग्वालियर की बात करें, वो जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस को पिछली बार फ़ायदा इसलिए हुआ था, वहाँ पर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण फ़ायदा हुआ था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना पाला बदल चुके हैं, वो बीजेपी में आ चुके हैं। अब उस फैक्टर का क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखने की बात। बट भोपाल अब बीजेपी के लिए कोई दिक्कत ना रही, मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई सर्वे में भी वो चीज जो है वो हमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं। देखिए, 2 बड़े फेसेस, शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह, दोनों यहीं से आते हैं, और भोपाल में, और दोनों मुख्यमंत्री, और एक मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन भोपाल शहर भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा किला जो अभी तक पिछले 20 साल में नहीं ढहा। हर्षवर्धन जी। नहीं, एक तो ये कि ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है, इसके बाद थोड़ा कैलाश जी को दम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वो थोड़ा मोटरसाइकिल पे और पैदल थोड़ा ज़्यादा घूमें, क्योंकि अब तो एक विधानसभा है। लेकिन मालवा में अगर 25-20 है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी 16-8 यानी कांग्रेस से दोगुना हो रही है, तो ये कैलाश जी के लिए सचमुच चिंता की बात है। क्योंकि अगर मालवा में कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो प्रभाव था, उनके मन में जो इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं थी, उसकी बुनियाद थोड़ी कमजोर हो गई है। और जो कैलाश विजयवर्गीय वहां की राजनीति से बाहर निकल गए थे, वो उस बुनियाद को और मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो पहली बात ये। दूसरा, जब हम भोपाल की बात करते हैं तो देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर कांग्रेस की बात करें तो एक ही नेता है कांग्रेस में इस वक्त जिसको राजनीति करनी आती है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट खड़ा करता है। हालांकि कई बार लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा के लिए बड़ा अच्छी ग्राउंड भी बना देते हैं, तैयार कर देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कमलनाथ राजनीति करते हुए नहीं दिखते हैं, कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी से लड़ते नहीं दिखते हैं। मुझे जो एक तस्वीर याद है, वो पानी की बौछार हो रही है और इस उम्र में दिग्विजय सिंह पुलिस वालों से भिड़ते हुए बैरिकेड के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस सब के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, ठीक है कि वो सांसदी हार गए प्रज्ञा सिंह ठाकुर से, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ सेंटिमेंट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और शिवराज सिंह चौहान का काम
तो देखिए अभी हमने जो ये आपको 24 सीटें भोपाल की दिखाई, इसके साथ जो ओवरऑल टैली 149 सीटों पर पहुंची है 230 में से, और इसमें जो गैप है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार। 84 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, 149 में से 62 पर कांग्रेस पार्टी। 22 सीटों का गैप बीजेपी और कांग्रेस में। जब 2018 का हमने इतना क्लोजली फॉट इलेक्शन देखा है तो यहां 20-22 सीटों का गैप, तो अंतर बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। एक और बड़े ही खास मेहमान हमारे और देश के जाने माने पत्रकार राशिद किदवई साहब हमारे साथ जुड़ गए। जरा अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं उन्हें। ये राशिद साहब के लिए तालियां हैं। राशिद साहब, मालवा, निमाड़, बघेलखंड और भोपाल, ये रीजन्स कवर कर चुके हैं हम। 149 सीटों का सर्वे, जिसमें 84 पर भाजपा दिखती है जीतती हुई और 62 पर कांग्रेस पार्टी। एंटी इनकम्बेंसी तो दूर दूर तक छोड़िए, यहां तो सीधे दिखाई दे रहा है एज भाजपा का अभी तक। जी देखिए सौरभ, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ओपिनियन पोल, उसमें वो सराखों पर, उससे मुझे कोई मतभेद या मैं उसके बारे में कोई राय नहीं कहूंगा कि ये ठीक नहीं है या नहीं। लेकिन देखिए जो जमीनी स्थिति है वो बड़ी सिंपल है, स्पष्ट है। मैं भोपाल में हूँ और मध्य प्रदेश में काफी मैंने दौरे भी किए हैं, जब जगह जाके दिखाए। तो शहरों में जरूर, कुछ शहरों में जैसे भोपाल की आप बात करें या इंदौर है, वहां पर भाजपा की बढ़त नजर आती है और बढ़त है भी, शहरों में भाजपा मजबूत है। लेकिन भाजपा जो है वो कई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बहुत कमजोर आती है। और अगर हम उसको जाति उसके स्तर के ऊपर देखें तो जो ट्राइबल और दलित हैं वो कांग्रेस के सब मजबूती के साथ हैं, और जो पिछड़ों की राजनीति जो हो रही है इस समय, जो जनगणना वगैरह में, उसके लेके कांग्रेस ने सेंध लगाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिपह सालार है, सिपह सालार गायब है। आप अगर आज भोपाल शहर में आप देखें तो पोस्टर लगे, बड़ा सा पोस्टर में नरेंद्र मोदी जी का फोटो है और उसके बाद एक पतली पट्टी है 11 लोगों की। उन 11 लोगों में आपको खोजना पड़ता है। तो कहाँ है वो जो मामा जिन्होंने इतना सारा काम किया, बुलडोजर मामा कहें या वैसा मामा, जैसा भी मामा का कारनामे जो हमारे फ्रेंड मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी गिना रहे थे, उसके काम की कोई चर्चा ही नहीं कर रही। भाजपा नहीं चर्चा कर रही है, प्रधानमंत्री नहीं चर्चा कर रहे हैं, गृह मंत्री नहीं चर्चा कर रहे हैं। तो एकदम से जो ये शिवराज जी का जो भाजपा ने राजनीतिक रूप से ग्राफ मतलब गिराया है और हटाया है उनको पर्दे से, वो दिखाता है कि भाजपा खुद अपनी जीत को लेके आश्वस्त नहीं है। सर, सिरे में तो आपका असेसमेंट आपने इशारा तो कर ही दिया, खुलकर और बात कर लेते हैं। आपके लिहाज से कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है इस चुनाव में? कांग्रेस पार्टी आसानी से चुनाव निकालेगी? देखिए ये तो चुनाव रुझान की बात, मतलब अभी जो लोगों का सेंटीमेंट नजर आता है। देखिए जो विंध्य में पिछली बार भाजपा को बहुत ज्यादा बढ़त हुई थी और कांग्रेस बिल्कुल उसकी वजह से फ्लॉप हुई थी, अब की वहां बिल्कुल उल्टा माहौल नजर आता है। और इसी तरीके से जो ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है वहां पे भी काफी बदलाव है। महाकौशल के बारे में फिर मैं कह रहा हूँ ओपिनियन पोल ने कुछ कहा है, लेकिन वो खुद कमलनाथ का इलाका है और कमलनाथ ने देखिए बहुत दिनों से जमीनी मेहनत करी। मेरा अपना आकलन ये था कि जब सरकार उनकी गिरी उसके बाद वो दिल्ली चले जाएंगे और केंद्र, मतलब कांग्रेस की केंद्र की राजनीति करेंगे, लेकिन वो जमे रहे। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है जमीनी स्तर पर। हर कोई भी देखिए इस वक्त कांग्रेस में कोई बगावत का वो नहीं है कि टिकट को लेकर के मारा मारी है, जिस तरह का कांग्रेस का कल्चर है। ठीक है सर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो उनकी तैयारी बड़ी जबरदस्त है। अब ये तैयारी सीटों में कब कन्वर्ट होगी, कैसे दिखाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का भाजपा से जो यहाँ बिल्कुल इसका उल्टा होगा, मतलब 20-22 सीटें कांग्रेस की ज्यादा होंगी। बताइए भावेश, ये उनकी राय है। बिल्कुल सही है, बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत चीज़ों को गौर से देखते हैं। मैं उनकी 2-3 बातों से एग्री करता हूं और बहुत सारे बातों से डिसएग्री करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति जनगणना। देखिए मैं जनरली कोई भी बड़ी इशू आती है तो उसको देखता हूँ कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा कर्नाटका में जो बजरंगबली का इशू हुआ था तो उसमें मैंने कहा था कि बीजेपी को इससे प्रतिक्रिया स्वरूप इसमें नुकसान होगा। जातीय जनगणना की वजह से मध्य प्रदेश, जैसे संजय सर ने कहा कि वहाँ पे कोई असर नहीं है, लेकिन असर है। असर क्या, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। 105 ऐसी सीटें जहाँ पे जनरल कास्ट वहाँ पे वोट करती है और वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं बहुत सारी, 105 लगभग सीटों पे। उन सीटों पे असर है। आपको याद होगा 2018 में SC/ST वाला जो इशू हुआ था, उसके वजह से बीजेपी कई सारी सीटें हारी थी। वो सवन पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ हो गई थी। बिल्कुल। तो ये जो 100-105 की सीटें, उस पर असर दिखेगा जातीय जनगणना के। ठीक है, जातीय जनगणना के सपोर्ट में बहुत सवर्ण वोट या जिसको हम फॉरवर्ड वोट कह देते हैं, आप कह रहे हैं इस चुनाव में वो बीजेपी की तरफ और आएगा? बिल्कुल आएगा। जो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं पिछले जो 18 में और ज्यादा कंसोलिडेट होंगे।
बिल्कुल वो और ज़्यादा होंगे। तो एक फैक्टर ये है। दूसरी बात आप देखेंगे कि इस चीज़ को लगभग कमोबेश सभी मानते हैं कि शिवराज सिंह जो सीएम हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जब बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, आप देखिए 17 साल से उनके खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। उसके बाद आप देखें कोई परिवारवाद का आरोप भी उन पे नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे जिसमें वो बहुत अलग होते हैं। दूसरी आप देखें, जब जाति जनगणना की आप बात करोगे, आपने कांग्रेस का लिस्ट देखा है, कांग्रेस का लिस्ट देखिए, उसमें से 144 जो सीटें डिक्लेयर हुई थी, उसमें 54 के आस 52 के आसपास 7 को उन्होंने टिकट दिया। कितने ओबीसी को उन्होंने टिकट दिया है? तो ये सब सारे फैक्टर मैटर करता है और जनता भी जानते हैं इन चीजों को। एक आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं राशिद जी। राशिद साहब, देखिए मैं एक बात बोलूँ, जो हमारे मित्र कह रहे हैं वो देखिए पिछली बार में चुनाव में बड़ा मुद्दा था और शिवराज जी ने आरक्षण के बारे में कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता और उससे उनको नुकसान हुआ था। तो एक जो नुकसान उनको जो स्वर्ण जातियों के वोट का हुआ था, अब अगर वो पिछड़ों के साथ नहीं खड़े होते वो या पूरी भाजपा पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, तब वो उसका एक रिएक्शन होगा पिछड़ों में। जो मतलब होता है ना कि पिछड़ा मांगे 100 में 60, ये मामला बड़ा संवेदनशील है और इसको 60-70% जो है वो मतदाताओं को ये मुद्दा प्रभावित करने वाला है। आप रिजल्ट में ये साफ नजर आएगा। जहां तक शिवराज जी की बात है, जो भी कहा जाए, वो जो एक उसका शेर है उर्दू का कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, किश्ती मेरी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ये शिवराज जी के साथ तो अनहोनी हो गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी 6 महीने पहले कि शिवराज जी को, मतलब एक मैं उदाहरण दूसरे नहीं देना चाहता, कि एक उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाएगा। आज उनकी कोई पूछ परख ही नहीं उनकी पार्टी में। तो देखिए, जो बार बार मैं आपसे कहता हूँ, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे शिवराज सिंह हो, उनकी विडंबना ये है कि उनकी लीडरशिप ने उनको बिल्कुल नकार दिया है। ठीक है सर, लीडरशिप को उनको विश्वास नहीं, जनता किस दूर से विश्वास करेगी? सौरभ जी, मैं एक पॉइंट ऐड कर लूं। देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे जो है, जो बताया कि शिवराज सिंह चौहान को कम करने के लिए बहुत सारे बड़े नेताओं को उतारा गया, मुझे लगता है आप ठीक से इसको एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे शिवराज सिंह चौहान को बचाने के लिए उन लोगों को लाया गया है। पहले क्या करते थे सारे नेता, अपने अपने क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ते थे और अपने अपने दूसरे विधायकों को हराते थे। इस बार उनको खुद चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। वो पूछ रहे हैं बचाया जा रहा है, मतलब कुछ तो दिक्कत थी तभी बचाया जा रहा है ना। अच्छा सर, ये सवाल भी है, सर्वे के अंदर पूछा हुआ था हमने, मैं आपके सामने डेटा रख दूंगा, लेकिन मैं अगले क्षेत्र पर जाऊं, बहुत सारे बड़े नामों की चर्चा उसी में हो जाएगी और वो जो मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जिक्र इसमें आ जाएगा। चंबल सबसे इंटरेस्टिंग क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश का, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा साबित होता है। पिछले चुनाव में भी अच्छा किया था यहां पर कांग्रेस पार्टी ने, उससे पहले भी। बीजेपी के लिए सरदर्दी रहती है चंबल में हमेशा। पिछली बार कम हो गई थी और चंबल की वजह से ही 2020 में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायक लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन इस बार चंबल की 34 सीटें क्या कह रही हैं, ये जरा ध्यान रखिएगा, फिर कंफ्यूज मत होइएगा। 2018 में यह रीजन कांग्रेस पार्टी के साथ गया था, तब सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे। चुनाव की बात, आज 5 साल के बाद सिंधिया इधर हैं। क्या कहता है चंबल? 34 सीटें, भाजपा 12 सीटें देखिए यहां पर जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 22 सीटें निकाल सकती है। इसमें की बात यह है कि कौन पिछली बार से बेहतर कर रहा है और कौन खराब। बीजेपी 5 सीटें जोड़ रही है, बीजेपी 5 सीटें 2018 से बेहतर कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों का नुकसान हो रहा है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। चंबल रीजन में कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। 4 सीटें कम हो रही हैं कांग्रेस पार्टी की, 1 अन्य की, और ये 5 सीटें जुड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी के खाते में हमें सीधे दिखाई दे रही हैं। तो चंबल में कुछ कह सकते हैं बीजेपी ने नुकसान कम करने की कोशिश की है इस बार। यहां से नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री, उनको चुनाव में उतारा जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, वो यहां से चुनाव लड़ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन ग्वालियर राजघराने के महाराजा होने के नाते भी उनका एक प्रभाव है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का वोट जो है वो मिलकर ऐड होता है बीजेपी के खाते में। तो ये सवाल जो है हमने पूछा था अपने इस सर्वे के दौरान कि ये मंत्री सांसद लड़ाने का दाव ये बीजेपी को फायदा देगा या नहीं, इसका जवाब भी आप जनता ने क्या दिया है देख लीजिए। 53% लोगों का मानना है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, ऐसा 37% लोग मानते हैं। 10% लोगों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये जो बीजेपी ने कार्ड चला केंद्र के मंत्री और सांसदों को लड़ाने का, इससे भारतीय जनता पार्टी को मुनाफा होने जा रहा है। लेकिन चंबल में बीजेपी अभी भी पीछे है कांग्रेस से, लेकिन 18 की तुलना में बेहतर। ये क्या संकेत है चंबल का, हर्षवर्धन जी? देखिए,
इसको, क्योंकि थोड़ा सा कठिन वाला मसला है। 18 में कांग्रेस जीती, ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायक लेके चले गए, फिर उपचुनाव हुए और वो जीते। अब सवाल ये है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायक, यानी जो आए हुए थे, जिनको टिकट मिला या मिलेगा, दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से लड़ा दे रही है, ये दोनों मिलाकर इतना नहीं हो पा रहे हैं कि कांग्रेस को आधा काट पाए। अगर नहीं काट पा रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि इसका मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रभाव होना चाहिए था, जिस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में आए, फौरी उन्होंने सरकार बनाई, 3.5 साल उन्हीं की वजह से सरकार चली, लेकिन आज जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। नंबर 1। नंबर 2, ये क्या नरेंद्र सिंह तोमर अनमने हैं? क्या अभी भी वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है? और ये वो क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से कहें कि सबसे कठिन जगह है। उस कठिन जगह ने भाजपा की सरकार नहीं बनने दी थी। इसी कठिन जगह की में अदला बदली की वजह से सरकार बनी थी। अब यहाँ की जनता और यहाँ जो कैडर है बीजेपी का, जो लड़ता रहा, सिंधिया जी से ही लड़ता रहा, हालांकि राज परिवार के 2 लोग, राजमाता विजय राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया, वो भाजपा में रही, तो अब वो किस तरह से व्यवहार करेगा ये देखने लायक हो। लेकिन अगर ये आंकड़ा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का बहुत प्रभाव नहीं बन पाया। बीजेपी का ग्राफ 18 से उठ रहा है, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि बीजेपी की परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क नहीं है। राहुल जी, देखिए, मैं अभी राशिद जी की भी बात सुन रहा था, मुझे 2-3 चीज़ें इसमें कहनी है। पहली बात ये कि कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, ये गलत बात है। अभी हमने कुछ वीडियोस देखे जिसमें कि जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कपड़े फाड़ने की बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये कहना कि उसमें कोई मनमुटाव नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन 3-4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी इन चुनावों में। एक तो ये तय होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से बीजेपी में आने का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या जनता उसे एक्सेप्ट करती है, नहीं करती है। दूसरा ये कि जो गठबंधन कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों के साथ बनाया है और जहां पर मध्य प्रदेश में वो टूटता नज़र आ रहा है, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, आप अलग लड़ रही है, आप भी कई पूरी लगभग सीटों पर लड़ेगी, तो वो अलग लड़ रही है, तो क्या उसका क्या नुकसान होगा? क्या जनता को ये लगेगा कि ये जो है कभी एक नहीं हो सकते हैं? तीसरी चीज़ ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक सेंटिमेंट है, राशिद जी ने भी कहा कि वो सेंटिमेंट ये है कि शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं अलग थलग किया जा रहा है। ये सेंटिमेंट जो है बीजेपी को कितना नुकसान करता है या फायदा करता है, ये देखने की बात होगी। ये कहना कि शिवराज सिंह चौहान के कामों की कोई बात नहीं की गई है, तो प्रधानमंत्री ने जो पत्र लिखा जनता को मध्य प्रदेश का, उसमें साफ ये कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कारण मध्य प्रदेश में ये बेहतरीन काम हुए। ठीक है। ये जो बड़े नामों को, केंद्र के मंत्रियों को लाकर चुनाव लड़ाने का जो बीजेपी ने दाव चला, सर्वे में लोग कह रहे हैं इसका उसको फायदा होगा। चंबल में ये सबसे हैवी वेट जो मंत्री हैं उनको यहाँ पर उतारा गया था, सिंधिया भी यहीं से आते हैं। बीजेपी कुछ मार्जिनली बेटर 18 से कर रही है। प्रोफेसर साहब, अचानक से आप किसी बड़े आदमी को चुनाव में उतार देते हैं जो लोकसभा आपके लिए जीता हो, अब वो विधानसभा लड़ने जा रहा है, लोगों को कोई अंतर पड़ता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि लोगों को बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है, लेकिन जिन आंकड़ों का विश्लेषण अभी हम कर रहे हैं, जो प्री पोल के आंकड़े हैं, वो तो साफ दिखा रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त तो मिल रही है। बढ़त मतलब पिछले चुनाव की तुलना में, 2018 के चुनाव की तुलना में बीजेपी इस इलाके में बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। भले ही बढ़त मामूली हो तो कुछ ना कुछ फायदा तो लगता है, दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें कि इनमें से जिन लोगों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो MP हैं या जो मिनिस्टर्स है केंद्र में, ये जो 7 लोग हैं, इनमें 5 सीटें ऐसी है जो बीजेपी लगातार हारती रही है या पिछले 2 चुनाव हारी है। तो कुछ ना कुछ तो बीजेपी ने दाव देख करके या कुछ स्ट्रैटेजी बना के किया होगा। अमूमन, जैसा मैं दोबारा इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, मुझे लगता है कि जनता को बहुत फायदा, बहुत इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है, मैं सर्वे के आंकड़ों के समर्थन में खड़ा दिखाई पड़ूंगा, मुझे लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और दूसरा जिसकी बात हो रही है, दूसरे फैक्टर की, शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा सा शैडो में रखने का जो बीजेपी ने इस बार फैसला किया, बहुत ज्यादा इनकी बात मत करो, बहुत ज्यादा चर्चा में मत लाओ शिवराज सिंह चौहान का नाम, इसलिए बाकी लोगों के नाम जो है वो आए चर्चा में, उन पर बात होने लगी। ये क्या ये स्ट्रैटेजी लग रही है? देखिए सौरभ, मुझे आज तक या मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया या मुझे कभी नहीं लगा कि वहां कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, शिवराज सिंह चौहान से कोई नाराजगी दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वो एक अजीब सी चीज है जिसका कोई रैशनल नहीं है। वो एक बदलाव अब बहुत हो गया है, जो आप कहते हैं डिसएंचैनमेंट भी शब्द नहीं है सही, बस एक कि अब बहुत हो गया, अब क्या हमें बदल देना चाहिए।
और इसका कोई रीजन नहीं है। अगर आप जनता से पूछें, अगर कोई ये कहेगा कि हाँ शिवराज सिंह बहुत लंबे समय तक रहे, अब कोई दूसरा होना चाहिए, उससे अगर आप फॉलो अप सवाल भी पूछ लें, बट क्यों, उसके पास कोई खास जवाब नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एंटी इनकम्बेंसी मुझे नहीं दिखाई पड़ती, शिवराज सिंह चौहान के कामकाज से नाराजगी दिखाई नहीं पड़ती, फिर भी पता नहीं लोगों के मन में शिवराज सिंह चौहान के लिए बदलाव का थोड़ा सा मूड दिखता है, और इसी के लिए बीजेपी ने शायद ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई है, उनको थोड़ा किनारे रखो और तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतारो, ताकि लोगों के बीच में मैसेज जाए कि भाई इनमें से भी कोई हो सकता है जो लोग बदलाव चाह रहे हैं। सौरभ जी देखिए, अभी जब हम सर्वे में देख रहे हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि चंबल में अगर ये परिणाम है तो ये भाजपा के लिए निराशाजनक है। लेकिन क्या आपको लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी पूरी राजनीति ही इसी पे टिकी हुई है, आप इस बात को समझिए, और मुझे ये भी पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार जितनी मेहनत कर रहे हैं, अभी तक के राजनीतिक जीवन में कभी राज परिवार ने इतनी मेहनत नहीं की है। वो उनका आपको वीडियो वाला याद होगा कि शिव ज्योति की जोड़ी। हाँ। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताऊं कि मुझे लोग ये बता रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से उन्होंने वहां एकदम, जिसको कहते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी। अगर वो ये काम कर पाए कि इस तरह से सर्वे पीछे दिखा रहे हैं फिर भी आगे जा रहे हैं, उनको हेमंत विश्व शर्मा बहुत अच्छे से दिखते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में दिखता है कि अगर कोई परफॉर्मर है तो उसका राजनीतिक करियर कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है। और शिवराज सिंह चौहान पर निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि अब बदलाव तो होना है, लेकिन यह भी उनको पता है कि बिना शिवराज के फिलहाल अभी नैया एकदम से पार नहीं होगी, वरना उनको विधानसभा नहीं लड़ा। अरे चलें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको कहते हैं प्लस माइनस दोनों देखकर तब वो राजनीति कर रही है। बिल्कुल ठीक, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूं एक बार राशिद जी का कमेंट संजय जी की बात पर जरूर आ जाए। उन्होंने कहा मुझे एंटी इनकम्बेंसी भी दिखाई नहीं देती, शिवराज सिंह चौहान से नाराजगी भी दिखाई नहीं देती, बस एक कोई बात है कि भाई बहुत हुआ, शायद ये अब शिवराज सिंह चौहान का चेहरे से शायद लोग चाहते हैं, उनको कुछ हो गया है कि भाई चेहरा बदलना चाहिए, और नाराजगी कुछ नहीं है। सहमत है जी सौरभ, देखिए जो बात है चंबल का सर्वे को साफ दिखाता है कि हिसाब डूबा तू कुनबा डूबा क्यों, मतलब यहाँ तो 1 और 1 11 होने चाहिए थे, सीटें कम होनी है। देखिए शिवराज जी को साइडलाइन करने का कोई राजनीतिक कारण नहीं है, और जो चीज होती है वो जैसे असम में हुआ, चुनाव के बाद बदलाव हो सकता था, ये जानबूझ के किया जाता है, और उसकी भाजपा की अंदरूनी राजनीति का यह हिस्सा है जो कुछ हो रहा है। इसको चाहे हमारे पैनलिस्ट इसको कहे या उसका बयान करे या ना करे, बात दरअसल यही है, और जनता को यह साफ समझ में आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं किसी को खटक रहे हैं। अच्छा चलें ठीक है। अब हमने भोपाल, चंबल, बघेलखंड, निमाड़, मालवा बात कर ली। अब जो एक क्षेत्र बचा है, बड़ा क्षेत्र महाकौशल का, महाकौशल के सबसे बड़े नेता कौन है जिनकी चर्चा होती है? वो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। केंद्र की तरफ से यहां एक और बड़ा चेहरा उतारा गया है, प्रहलाद पटेल का। अब ये कमलनाथ के गढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या सीन लगा पा रही है? अभी आप टैली देखिए, 183 सीटों का सर्वे, 96 पर भारतीय जनता पार्टी, 84 पर कांग्रेस पार्टी। क्लोज फाइट में भी इतना मार्जिन बहुत होता है सरकार बनाने के लिए। 116 जिसके आए उसके बनेगी सरकार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।